बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। असद मजीद साहब का गुजरांवाला से सवाल है कि जायदाद फरोख्त करने से पहले क्या करना चाहिए और हमें किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखना चाहिए। आप भी अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी लीगल इशू के हवाले से बराह रास्त बात करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के जरिए और मोबाइल नंबर के जरिए अपॉइंटमेंट के साथ राब्ता कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट ibrarlawfirm.com और मेरा मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो हमारा टॉपिक यह है कि जायदाद फरोख्त करने से पहले किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। इससे पहले हम ये टॉपिक ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा चुके हैं कि जायदाद खरीदने से पहले किन बातों को और किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह सवाल था और आज असद मजीद साहब का यह सवाल आ गया। लेकिन बेशुमार दफा यह सवाल पूछा गया कि जायदाद फरोख्त करने से पहले किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। तो इसमें तकरीबन 7-8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। आपने उनको ज़हन नशीन कर लेना है और जब भी आपने अपनी प्रॉपर्टी को फरोख्त करना है तो उन बातों को आपने मद्देनजर रखना है। सबसे पहली बात यह है कि जब भी सौदा करें खरीदार से बराह रास्त सौदा करें। मतलब कि डायरेक्टली, इनडायरेक्टली सौदा आपने नहीं करना, क्योंकि इनडायरेक्टली आप सौदा करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आप जब भी सौदा करें कोशिश करें कि वो बराह रास्त हो। दूसरे नंबर पे कोशिश करें कि सौदा नकद रकम का करें और रकम किस्तों में ना लें। नंबर 3, अगर एडवांस रकम लें तो कम से कम आधी से ज्यादा रकम पहले वसूल करें। नंबर 4, एडवांस वसूल करके रजिस्ट्री करवाने का टाइम लंबा ना दें। कोशिश करें कि टाइम कम से कम हो। ज्यादा टाइम होगा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी और आपको नुकसान होगा। 5वें नंबर पे इकरारनामा तहरीर जरूर करें, मुआहदा ज़बानी ना रखें और इकरारनामा में अपनी तरफ से गवाह लाजमी रखें। 6ठे नंबर पे जब तक पूरी रकम वसूल ना कर लें रजिस्ट्री ना करवाएं और ना ही कब्जा हवाले करें। 7वें नंबर पे चेक या बैंक ड्राफ्ट ना लें, पहले रकम वसूल करें और बाद में रजिस्ट्री करवाएं। और 8वें नंबर पे जितनी रकम वसूल करें सिर्फ उतनी रकम ही स्टाम्प पेपर पर तहरीर करवाएं, क्योंकि अक्सर लोग बवक्ते रजिस्ट्री स्टाम्प पेपर लिखवाते हैं और इस पर ज्यादा रकम लिखवाते हैं। अगर आपने इन बातों को मद्देनजर रखा तो आप बहुत सारे नुकसान से बच जाएंगे। सवाल यह है कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। जादू करने वालों पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखें, इसका सिंपल सा जवाब यह है कि जादू टूना करने वालों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। देखिए, ये बड़ा संगीन जुर्म है और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बहुत पहले कानून साजी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत ड्रामेबाज लोग होते हैं, बहुत नौसरबाज लोग होते हैं, बहुत फ्रॉडिये लोग होते हैं। लोगों के मालों को तो वो हथियाते हैं 2 नंबरी के जरिए, फ्रॉड के जरिए और सबस भाग दिखाकर, लेकिन इसके साथ साथ ये लोगों की जानों के भी दुश्मन हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो बहरहाल इस तरह के लोगों से बचना चाहिए, पहली बात तो यह है। लेकिन अब सवाल यह है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, आप मैक्सिमम जाके ये कर सकते हैं कि अगर कोई आपके साथ धोखा करे, फ्रॉड करे, आपको कोई सबस बाग दिखाए कि मैं आपका ये फलां 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 काम कर दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो, तो आप इस चीज को लेकर तो उस बंदे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, FIR का अंदराज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहें कि कोई बंदा जो जादू करता है, टूना करता है या इस तरह कोई ब्लैक मैजिक करता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, तो उस बंदे के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। और इस हवाले से खैर एक बिल इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। हुकूमत इस हवाले से संजीदा है और बाकायदा तौर पर कानून साजी करना चाहती है, ताकि इस तरह के जो नौसरबाज लोग हैं और इस तरह के जो जादू टोना करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ बाकायदा FIR का अंदराज हो सके, वो गिरफ्तार हो सकें, वो जेल जा सकें और उन्हें अपने करतूतों की सजा मिल सके। लेकिन अभी फिलहाल ये बिल पार्लियामेंट में मौजूद है, अभी तक ये पास नहीं हुआ, अभी तक ये कानून नहीं बना। और अगर हम ये कहें कि फिलहाल पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है जो कि इन लोगों को पकड़ सके, इन लोगों के खिलाफ FIR का अंदराज हो सके और ये लोग जेल जा सकें या इन लोगों को जादू टोने से रोका जा सके। अच्छा जी, अब सवाल है बिलाल सईदी साहब का। वो पूछते हैं कि मेरा बाप 11 साल से लापता है, मैं कैसे वारिस बनूं बाप का।
देखिए, कानून ये है कि अगर कोई शख्स लापता हो जाए, गुमशुदा हो जाए, उसके बारे में, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में कुछ पता ना चल सके, तो फिर उसको मुर्दा समझा जा सकता है। कानून के मुताबिक इसका ड्यूरेशन है 7 साल, यानी कि 7 साल तक अगर कोई शख्स गुमशुदा है या लापता है और उसके बारे में पता नहीं चलता और 7 साल का वक्त गुजर जाता है, तो ये समझा जाएगा कि वो शख्स वफात पा चुका है, वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इसको प्रूव किस तरह किया जाएगा? अब बिलाल सईदी साहब तो कहते हैं कि 11 साल से वो लापता हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अदालत में एक डिक्लेरेशन का, यानी कि इस्तकरार हक का एक दावा दायर करेंगे और उसमें आपके जो भी आपकी अगर वालदा हैं तो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे, आपके कोई भाई बहन हैं या कोई करीबी कोई रिश्तेदार वगैरह, तो उनकी आप एविडेंस रिकॉर्ड करवाएंगे, जो कि यही मौक़िफ़ अपनाएंगे कि आपके वालिद साहब तकरीबन 11-12 साल से लापता हैं, गुमशुदा हैं, वो नहीं मिल रहे, तो लिहाजा उनको मरहूम डिक्लेयर किया जाए और हमें जो भी आपके भाई बहन वालदा बाकी बचते हैं उन्हें उस बंदे का जो लापता हो चुका है उसके वारसन डिक्लेयर किए जाएं। तो अदालत की डिक्लेरेशन के बाद, अदालत के फैसले के बाद आप अपने वालिद की जायदाद में से विरासत का जो भी आपका और आपके भाई बहनों का या आपकी वालदा का हिस्सा बनता है वो आप ले सकते हैं, लेकिन अदालत के फैसले के बाद। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।